will discuss next important topic, that is total elbow arthroplasty. First of all, I will tell you the indications for the surgery and contraindications of the surgery and the procedure of the surgery, and then we will discuss the management. So, इंडिकेशंस क्या है टोटल एल्बो आर्थोप्लास्टी की और कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या है। अब हम एल्बो आर्थोप्लास्टी कब करते क्यों हैं, किस किस कंडीशंस में करते हैं, और इसके अलावा ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसके अंदर हम एल्बो आर्थोप्लास्टी नहीं करते, इसकी इंडिकेशंस एंड कॉन्ट्राइंडिकेशंस हम डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करें इसकी इंडिकेशंस की, तो इंडिकेशन में हमारे पास आ जाता है रोमेटॉइड आर्थराइटिस। मीन्स अगर मैं आपको इसका की पॉइंट बताऊँ कि तो वो ये है कि किसी भी जॉइंट की जब भी आर्थोप्लास्टी होती है, जब भी सर्जरी होती है, किसी भी जॉइंट को जब रिप्लेस किया जाता है, उसकी जगह आर्टिफिशियल जॉइंट लगाए जाते हैं, तो उसकी इंडिकेशन कहीं ना कहीं सबकी सेम होती है। अब वो इंडिकेशन क्या क्या है, वो इंडिकेशन ये होती है कि फॉर एग्जांपल वो जो जॉइंट है उसका वो आर्थराइटिस हुआ हो, रोमेटॉइड आर्थराइटिस हो, या फिर उसको डीजेनरेटिव आर्थराइटिस हो, लास्ट स्टेज आर्थराइटिस हो, उस केस में उस जॉइंट को हम ऑब्वियसली रिप्लेस करेंगे। या फिर फॉर एग्जांपल अगर हम एल्बो की बात करें तो एल्बो के केस में हमारे पास जो डिस्टल ह्यूमरस है, डिस्टल ह्यूमरल एंड है, अगर उसका फ्रैक्चर हुआ है और जो कि हील नहीं कर रहा, जो यूनाइट नहीं कर रहा, तो उस केस में हम आर्थोप्लास्टी करेंगे नॉन यूनियन डिस्टल ह्यूमरस फ्रैक्चर में। इसके अलावा अगर कोई ट्यूमर है, बोनी ट्यूमर, तो उसमें आर्थोप्लास्टी करते हैं। या फिर एवेस्कुलर नेक्रोसिस है, या फिर अगर पहले हुआ था हमारे पास नॉन ऑपरेटिव, उसको मैनेज किया था हमने, लेकिन नॉन ऑपरेटिव मैनेजमेंट जो है वो सक्सेसफुल नहीं रही, तो उस केस में हम फिर एल्बो आर्थोप्लास्टी करते हैं, सर्जिकल प्रोसीजर करते हैं। तो आर्थराइटिस के केस में करेंगे, या फिर डिस्टल ह्यूमरस फ्रैक्चर होगा उसमें करेंगे, नेक्रोसिस होगा, बोनी ट्यूमर्स होंगे, या फिर अनसक्सेसफुल नॉन ऑपरेटिव मैनेजमेंट होगा। अब अगर हम देखें इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन, तो कॉन्ट्राइंडिकेशन में हमारे पास जो एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन है वो हमारे पास आ जाती है अगर उस जॉइंट का एक्टिव इन्फेक्शन है, उस जॉइंट का एक्टिव इन्फेक्शन है तो हम नहीं करेंगे। या फिर उस जॉइंट के जो इर्द गिर्द सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं और जो मसल्स हैं उनकी क्वालिटी ठीक नहीं है, पुअर क्वालिटी सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं, या फिर इनएडवोकेट मसल स्ट्रेंथ है, तो हम नहीं करेंगे एल्बो आर्थोप्लास्टी, क्योंकि हम एक जॉइंट को रिप्लेस कर रहे हैं। उस जॉइंट के गिर्द लिगामेंट्स होते हैं, सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं, मसल्स होते हैं जिनको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। तो अगर वो मसल्स ही वीक हैं, सॉफ्ट टिश्यूज वीक हैं, लिगामेंट्स वीक हैं, तो हम कैसे आर्थोप्लास्टी करेंगे। तो आर्थोप्लास्टी उस केस में हम नहीं कर सकते, क्योंकि हम आर्टिफिशियल जॉइंट लगा रहे हैं, उस वो जॉइंट को मसल्स लिगामेंट स्टेबल नहीं कर पाएंगे। तो अगर पुअर क्वालिटी सॉफ्ट टिश्यूज हैं, इनएडक्वेट मसल स्ट्रेंथ है, तो उस केस में हम नहीं करेंगे। या फिर कंप्लीट एनकाइलोजिंग ऑफ द जॉइंट है, जो जॉइंट है अगर वो कम्प्लीटली एनकाइलोज्ड हो चुका हुआ है, तो हम उस केस में आर्थोप्लास्टी नहीं करेंगे। ये होती है इसकी एब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेशंस। अब हमने इसकी इंडिकेशन देख ली कि हम कब कब करते हैं, और कॉन्ट्रा इंडिकेशन देख ली। अगर हम इसके अब प्रोसीजर की बात करें तो अब हम ये देखेंगे कि कौन कौन सा हमने प्रोसीजर में इम्प्लांट, हम देखेंगे कि हमने कौन कौन सा डिज़ाइन यूज़ करना है, इम्प्लांट डिज़ाइन। अब प्रोसीजर में आ जाएगा हमारे पास जो इम्प्लांट डिज़ाइन हमने यूज़ करना है। इसके अलावा जो हमारे पास मटेरियल है, वो देखेंगे। तो अगर हम इम्प्लांट डिज़ाइन की बात करें, कौन सा हम डिज़ाइन यूज़ करते हैं, तो इसमें हम दो टाइप के डिज़ाइन यूज़ करते हैं। उसमें हमारे पास आ जाता है सेमी कंस्ट्रक्टेड और अनकंस्ट्रक्टेड या नॉन कंस्ट्रक्टेड। सेमी कंस्ट्रक्टेड या फिर सेमी कंस्ट्रक्टेड है, या फिर अनकंस्ट्रक्टेड। सो ये हो गया हमारे पास। अगर हम मटेरियल की बात करें तो मटेरियल में हमारे पास, क्योंकि हमारे पास दो कंपोनेंट हैं, जैसा कि आपको इस डायग्राम में यहाँ पर ये नज़र भी आ रहा है कि हमारे पास यहाँ पे दो कंपोनेंट है, ह्यूमरल कंपोनेंट है और अनर कंपोनेंट है। अब ह्यूमरल कंपोनेंट किस मटेरियल का बना होता है और अनर किसका बना होता है। जो ह्यूमरल है वो बना होता है टाइटेनियम का, जो ह्यूमरल कंपोनेंट है
वो किसका बना होता है? टाइटेनियम का। और जो अल्नर कंपोनेंट है वो बना होता है पॉलीइथाइलिन का। ठीक हो गया। ये हो गया हमारे इम्प्लांट डिज़ाइन और हमारा मटेरियल। अब थोड़ा सा मैं आपको ऑपरेटिव ओवरव्यू दे दूं कि ये हम करते किस तरीके से हैं। ऑपरेटिव ओवरव्यू। इसमें हमने ये करना होता है कि फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो ये हमारा जॉइंट है, ठीक हो गया। ये हमारा ह्यूमरल कंपोनेंट है और ये हमारी रेडियस है और ये अल्लाह है। अब हमने क्या करना है कि इसको सबसे पहले, आपको पता है कि हमारे जॉइंट के गिफ्ट क्या होता है? कैप्सूल होता है, ठीक हो गया। सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं और लिगामेंट्स होते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो इसके बाद कैप्सूल होगा इसको रिसाइज करेंगे, ठीक हो गया। अब मैं आपको एक बात बताऊँ कि हमारे पास यहाँ पे 3 टाइप की सर्जिकल अप्रोचेज होती हैं। कौन कौन सी अप्रोच होती है? हमारा जो पीछे मसल होता है ट्राइसेप, अब या तो इस ट्राइसेप को हम स्प्लिट कर सकते हैं या इसको हम स्पेयर कर सकते हैं या फिर इसको हम डिटैच कर सकते हैं, ठीक हो गया। अब इसमें जो मोस्टली और बेस्ट जो अप्रोच है वो है स्पेयरिंग की, क्योंकि अगर हम स्पेयर करेंगे तो हम ट्राइसेप को मीन्स के कुछ भी नहीं कर रहे, ना उसको स्प्लिट कर रहे हैं, ना उसको टीयर कर रहे हैं, ना उसको डिटैच कर रहे हैं, ना उसको रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, ठीक हो गया। तो ट्राइसेप को जो है वो कुछ भी नहीं हुआ। तो ये बेस्ट अप्रोच जो है वो स्पेयरिंग की होती है। अच्छा, अगर अब हम देखें इसमें हमने क्या किया, सबसे पहले जो हमारे पास कैप्सूल था उसको हमने जो है वो इंसाइज कर दिया। अब कैप्सूल को इंसाइज करने के बाद अब पीछे से हमारे नीचे से जॉइंट जो है वो हमें नज़र आना शुरू हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, हम इस जॉइंट को डिसलोकेट करेंगे। डिसलोकेट किया जॉइंट को, ठीक हो गया। अब डिसलोकेट करने के बाद हमारे पास जो है हमारा, अब हमने ये करना है इंफ्रामेडुलरी कैनाल जो है ह्यूमरस और अल्ना के अंदर, वो हमने तैयार करना है। हमने जॉइंट को डिसलोकेट कर दिया और जॉइंट को डिसलोकेट करने के बाद इसका जो हमारे पास ये जो एंड्स थे, ह्यूमरल एंड और हमारे पास इसका जो अल्ना का इसका जो प्रोक्सिमल एंड है, इसको हमने यहाँ से रिमूव कर दिया, ठीक हो गया। तो अब हमने ये करना है कि इंफ्रामेडुलरी कैनाल जो है वो हमने तैयार करनी है ह्यूमरस और अल्ना के दरमियान, ताकि हमारे पास वो जो इम्प्लांट है उसको हम इसके अंदर इंसर्ट कर सकें, ठीक हो गया। सबसे पहले हमने किया इंसाइज किया, उसके बाद हमने किया जॉइंट डिसलोकेट किया, उसके बाद क्या किया हमने रिसेक्ट किया इसके एंड्स, उसके बाद हमने एक कैनाल तैयार की, ठीक हो गया, ह्यूमरल और अल्नर। फिर हमने इसके अंदर इम्प्लांट जो था वो ऐड कर दिया। और 3 अप्रोचेस कौन कौन सी थी वो मैंने आपको ऑलरेडी जो वो बता दी हैं। इसके अलावा जब हम इम्प्लांट ऐड कर देंगे वो कौन सी पीछे मैंने आपको जैसे कि बताया था कि हमारे पास इम्प्लांट डिज़ाइन कंस्ट्रक्टेड और सेमी कंस्ट्रक्टेड या फिर नॉन कंस्ट्रक्टेड होता है। उसके बाद हम सीमेंटिंग कर देंगे और हम कौन सा सीमेंट यूज़ करते हैं? एक्रेलिक सीमेंट जो है हम यूज़ करते हैं, ठीक हो गया। इससे जो है ना हम उसको क्लोज कर देंगे जॉइंट, और फिर बाद में एक्सरे करवा के देख लेंगे कि हमारे पास जो इम्प्लांट है वो सही तरह इंसर्ट हुआ कि नहीं हुआ। और इसके अलावा हमारे पास जो अगर इस जॉइंट में आपने एक मेन चीज़ का ध्यान रखना होता है, वो होती है हमारी नर्व। कौन सी नर्व? अल्नर नर्व। कि जो अल्नर नर्व है, अल्नर नर्व उसको कुछ ना हो, इसका हमने जो है वो ध्यान रखना होता है। अब इसमें इस सारे प्रोसीजर में जोन से लिगामेंट्स थे, ये जो कैप्सूल था, ये जोन सी चीज़ें थी जो हमने रिसेक्ट की थी या स्प्लिट की थी, मसल्स को, लिगामेंट्स को, जिसको भी, उसके बाद हमने उन सबको भी दोबारा से रिपेयर करना होता है और रिपेयर करने के बाद फिर हम उस जॉइंट को क्लोज कर देंगे। अब आ जाता है इसकी हमारे पास कुछ कॉम्प्लिकेशंस।
अब इसमें पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वही इसकी इंडिकेशन कॉन्ट्राइंडिकेशंस है, या फिर इसमें जो बॉक्स है 18.4 इसकी कॉम्प्लिकेशंस का, वो जो है वो काफ़ी ज़्यादा पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक हो गया। अच्छा, इसकी मेन कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है? इसकी मेन कॉम्प्लिकेशन हो सकती है जॉइंट इंस्टेबिलिटी। जॉइंट इंस्टेबिलिटी, जॉइंट इंस्टेबिलिटी हो सकती है, या फिर इसकी क्या हो सकती है कि जैसे कि हमने ट्राइसेप्स की बात की, फॉर एग्जांपल अगर उसको हम स्पेयर नहीं करते तो ट्राइसेप इनसफिशिएंसी हो सकती है। ट्राइसेप इनसफिशिएंसी जो है वो हो सकती है, या फिर इम्प्लांट लूजनिंग, जो हमने इम्प्लांट ऐड किया है उसकी लूजनिंग हो सकती है। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास था इसकी कॉम्प्लिकेशंस। जॉइंट जो है वो इंस्टेबल हो जाएगा, ट्राइसेप इनसफिशिएंसी हो सकती है, जो हमने इम्प्लांट ऐड किया है वो ऑपरेशन के बाद जो है वो लूजन हो सकता है। ये कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं। अब आ जाती है इसकी मैनेजमेंट। इसके अलावा मैनेजमेंट से पहले मैं आपको कुछ फैक्टर्स बता देती हूँ, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी जो फैक्टर्स हैं ये टेबल 18.2 है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द प्रोग्रेशन ऑफ एक्सरसाइज। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि प्रोग्रेशन ऑफ एक्सरसाइज को इफेक्ट करते हैं? उस फैक्टर में हमारे पास सबसे पहले जो हमने डिज़ाइन यूज़ किया था ना, इम्प्लांट डिज़ाइन, वो आ सकता है। वो हमने कहा था सेमी कंस्ट्रक्टेड या फिर नॉन कंस्ट्रक्टेड है। अगर तो सेमी कंस्ट्रक्टेड है तो काफ़ी इजी हो जाएगा हमारे पास रोम रेंज ऑफ मोशन गेन करना और दोबारा मोबिलिटी को गेन करना काफ़ी इजी हो जाएगा। फर्स्ट पॉइंट हो गया डिज़ाइन का। सेकंड पॉइंट जो हमने अप्रोच यूज़ की है, अप्रोच मैं आपको पहले बता दें कौन कौन सी अप्रोच थी। ट्राइसेप्स स्पेयरिंग स्प्लिटिंग अप्रोच। ठीक हो गया। तो अगर हम ट्राइसेप्स जस्ट स्पेयरिंग अप्रोच करेंगे तो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा रोम गेन करना, मोबिलिटी गेन करना। थर्ड आ जाता है हमारे पास, मैंने पहले ही कहा था कि हमारे पास जो प्री और पोस्ट ऑपरेटिव जो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स हैं उनकी स्ट्रेंथ। तो अगर हमारे पास जो सपोर्टिंग लिगामेंट्स वगैरह हैं अगर उनकी स्ट्रेंथ अच्छी है प्री और पोस्ट ऑपरेटिवली तो हम इजीली रेंज ऑफ मोशन गेन कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट आ गया हमारे पास वूंड। वहाँ पे जो वूंड बना है अगर उस वूंड की हीलिंग अच्छी हो रही है तो हमारे पास बहुत ईजी हो जाएगा उसकी मैनेजमेंट करना। या फिर हमारे पास आ जाता है अनलर न्यूरोपैथी। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा आ जाता है? अनलर न्यूरोपैथी। अगर तो हमारे पास अनलर नर्व को कोई डैमेज नहीं आया ड्यूरिंग ऑपरेशन तो काफ़ी इजी हो जाएगा। तो ये हमारे पास थे कुछ फैक्टर्स कि हमने कौन सा डिज़ाइन यूज़ किया है, कौन सी अप्रोच यूज़ की है, सपोर्टिंग लिगामेंट्स जो हैं वो उनकी वो बिल्कुल ठीक हैं, वूंड की हीलिंग कैसी है, और जो नर्व है अनलर नर्व उसको कोई डैमेज तो नहीं आया। तो ये थे कुछ फैक्टर्स। अब हम डिस्कस कर लेते हैं इसकी मैनेजमेंट। अब हमने मैनेज कैसे करना है। अब एक पेशेंट है उसकी आर्थोप्लास्टी हो गई, उसकी इंडिकेशन थी कि उसकी होनी है तो उसकी आर्थोप्लास्टी होगी। ठीक हो गया, हमने फैक्टर्स इसके देख लिए। अब आ जाते हैं इसकी मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में मैंने आपको पहले ही बताया था हमारे पास मैनेजमेंट के लिए 3 फेजेस होते हैं। मैक्सिमम प्रोटेक्शन फेज होता है और मॉडरेट एंड मिनिमम प्रोटेक्शन फेज होता है। अगर हम देखें मैक्सिमम प्रोटेक्शन फेज और मॉडरेट और मिनिमम, तो मैक्सिमम प्रोटेक्शन फेज में क्योंकि इसके अंदर पेशेंट की अभी अभी रिसेंटली सर्जरी हुई है तो इसमें हमारे पास जो 2-3 पॉइंट्स हैं वो हर कंडीशन में हर ऑर्थोप्लास्टी में सेम होंगे। वो कौन कौन से हैं? कि सबसे पहले जो एसोसिएटेड जॉइंट्स हैं, जो भी एसोसिएटेड जॉइंट्स हैं जैसे कि इस केस में हमारे पास शोल्डर और रिस्ट है तो उनकी मोबिलिटी को हमने मेंटेन करना है। ठीक हो गया। उनकी हमने रेंज ऑफ मोशन जो है वो एक्सरसाइजेस करवानी है। एक्टिव रोम। ठीक हो गया। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो हमारे पास एल्बो और फोर आर्म है इसकी मोशन को भी हमने मेंटेन करना है। अब इसमें हमने क्या करना है,
उसमें हमने क्या किया, सबसे पहले पॉइंट में जो एसोसिएटेड जॉइंट्स हैं उनकी मोबिलिटी को मेंटेन किया। फिर आ जाते हैं हम एल्बो के ऊपर, जिस जॉइंट की आर्थोप्लास्टी हुई है उसकी मोबिलिटी को मेंटेन करनी है ना। लेकिन इस केस में हमने देखना है कि हमने कौन सी अप्रोच यूज़ की है। वो हमने ट्राइसेप्स स्पेयरिंग की है या ट्राइसेप स्प्लिट की है। अगर तो हमने ट्राइसेप स्पेयरिंग की है तो हम सारी रेंज ऑफ मोशन जो है ना डिफरेंट एंगल्स में ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर हमने ट्राइसेप स्प्लिट अप्रोच किया यूज़, ट्राइसेप रिफ्लेक्टिंग अप्रोच यूज़ किया जिसमें हमने ट्राइसेप को डिटैच करके रिफ्लेक्ट कर दिया था, उसमें हमने जो है फर्स्ट 3 to 4 वीक्स तक हमने सिर्फ 90 to 100 डिग्री फ्लेक्शन करवानी होती है, 3 to 4 वीक्स तक। इससे ज़्यादा फ्लेक्शन एल्बो फ्लेक्शन नहीं करनी। ठीक हो गया। ये हमारे पास थे मैक्सिमम में 2 पॉइंट्स, शोल्डर रिस्ट की मूवमेंट और एल्बो की मूवमेंट्स को हमने किस तरह कंट्रोल करना है। इसके अलावा एक और पॉइंट आ जाता है इसके अंदर, मैक्सिमम के अंदर। वो हमारे पास क्या है, वो ये है कि हमारे पास जो अपर एक्सट्रीमिटी के मसल्स हैं, जो अपर एक्सट्रीमिटी के मसल्स हैं उनकी एट्रोफी को प्रिवेंट करना है हमने। अपर एक्सट्रीमिटी एट्रोफी जो है उसको प्रिवेंट करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम इसके लिए उनको मसल सेटिंग एक्सरसाइजेस करवाते हैं। स्टार्ट में मैक्सिमम प्रोटेक्शन फेज के अंदर हम हमेशा जो है वो मसल सेटिंग एक्सरसाइजेस ही करवाते हैं, मसल सेटिंग एक्सरसाइजेस करवाते हैं, डिफरेंट एंगल्स में करवाते हैं। इसके अलावा ऑर्थोसिस भी दे देते हैं ताकि जॉइंट जो है वो स्टेबल रहे। और इसके अलावा हम एक तो हम मसल सेटिंग करवाते हैं, इसके अलावा हम लो इंटेंसिटी की आइसोमेट्रिक्स भी करवाते हैं। मसल सेटिंग और लो इंटेंसिटी आइसोमेट्रिक्स भी करवाते हैं। लो इंटेंसिटी आइसोमेट्रिक्स एक्सरसाइजेस भी करवाते हैं। ठीक हो गया। ये था मैक्सिमम प्रोटेक्शन फेज। मैक्सिमम प्रोटेक्शन फेज में मैंने आपको क्या बताया, इसमें मैंने आपको ये बताया कि इसके अंदर हमारे पास जो सबसे पहले जो एसोसिएटेड जॉइंट्स हैं उनकी मोबिलिटी को मेंटेन करेंगे। फिर हमने बात की एल्बो जॉइंट इटसेल्फ जिसकी आर्थोप्लास्टी हुई है, उसकी हम जो है वो मोबिलिटी को मेंटेन करेंगे किस तरीके से। अगर तो ट्राइसेप स्प्लिटिंग अप्रोच है तो 90 to 100 डिग्री तक फ्लेक्शन रखेंगे, और अगर ट्राइसेप स्पेयरिंग अप्रोच है तो ऑल जो रेंजेस हैं उसमें मूवमेंट्स करवा सकते हैं। और लास्ट पे इसके अपर एक्सट्रीमिटी के मसल्स के लिए मसल सेटिंग एक्सरसाइज करवाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं मॉडरेट एंड मिनिमम प्रोटेक्शन फेज की। मॉडरेट एंड मिनिमम प्रोटेक्शन फेज। अब मॉडरेट एंड मिनिमम प्रोटेक्शन फेज जो है इसमें हमने क्या करना होता है, जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था हाइपोमोबिलिटी के मैनेजमेंट के अंदर, कि स्टार्ट वाले फेज में हमने सिर्फ जॉइंट की मोबिलिटी को मेंटेन करना होता है, रिस्टोर रखना होता है, कॉन्ट्रैक्शंस को प्रिवेंट करना होता है, उसकी पेन इन्फ्लेमेशन को कम रखना होता है, और जो एसोसिएटेड जॉइंट्स हैं उनकी मोबिलिटी को मेंटेन करना होता है। अब क्योंकि अब हम मॉडरेट फेज तक पहुँच चुके हैं, मॉडरेट फेज आ गए हम, तो अब इस केस में उसकी मोबिलिटी वगैरह काफ़ी मेंटेन हो चुकी है। अब हमने उसकी मोबिलिटी को इंक्रीज़ करना होता है। अब हमने क्या करना होता है, फर्दर उसकी रेंज ऑफ मोशन को हमने इंक्रीज़ करना है। तो इंक्रीज़ करेंगे रेंज ऑफ मोशन को, वो हम कैसे करते हैं, इसके अंदर हम सेल्फ स्ट्रेचिंग करवाएंगे। उसमें क्या करवाएंगे, सेल्फ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस। ठीक हो गया, सेल्फ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करवाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारे पास अब कि रेंज ज़्यादा करेंगे, उसको इंक्रीज़ करेंगे, और इसके अलावा हम उनकी जो मसल परफॉर्मेंस है, और मसल परफॉर्मेंस में क्या आता है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि मसल परफॉर्मेंस के अंदर हमारे पास स्ट्रेंथ एंड पावर एंड एंड्योरेंस आती है, क्या होती है मसल परफॉर्मेंस। तो स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस को हम जो है वो मेंटेन करेंगे। स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस को जो हम मेंटेन करेंगे वो कैसे करेंगे, इस स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस को कैसे मेंटेन करते हैं, कैसे इंप्रूव करते हैं, आपको पता है। एंड्योरेंस के लिए क्या करते हैं, एंड्योरेंस के लिए हम हमेशा रेपिटेटिव एक्सरसाइज करवाते हैं, और स्ट्रेंथ के लिए हम जो है वेट लिफ्टिंग करवाते हैं। लेकिन अब इस केस में हमने बहुत ज़्यादा केयर करनी है क्योंकि इसमें आर्थोप्लास्टी हुई है। तो आर्थोप्लास्टी के केस में जब भी हमने वेट लिफ्टिंग करवानी है तो हमने किस तरीके से करवानी है कि इसमें हमने स्टार्ट करना है 1 LB से, कि वो 1 LB तक सिर्फ वेट लिफ्ट करेगा, 1 LB तक। और आहिस्ता आहिस्ता अगर हम बात करें रेपिटेटिव लिफ्टिंग की, तो अगर वो रेपिटेटिव लिफ्टिंग कर रहा है और उसको
3 मंथ से ज़्यादा का टाइम हो चुका है, अगर अब उसके 3 to 4 मंथ्स हो चुके हुए हैं, तो देन हम उसकी जो है वेट लिफ्टिंग को ज़्यादा कर देंगे। और अगर हम इस केस में बात करें तो कितनी करेंगे, तो रेपिटेटिव अगर वो वेट लिफ्टिंग करेगा तो वो करेगा वो सिर्फ 5 LB तक, 5 LB तक, वो भी 3 मंथ्स के बाद। और अगर वो रेपिटेटिव नहीं कर रहा, सिर्फ 1 टाइम लिफ्ट कर रहा है, तो 1 टाइम के केस में हम उसकी, वैसे हम 5 LB करेंगे अगर हमारे पास जो है वो रेपिटेशन के साथ कर रहा है, और अगर रेपिटेशन के साथ नहीं कर रहा तो 1 टाइम लिफ्ट कर रहा है, तो 1 टाइम में वो 10 to 15 LB तक लिफ्ट कर सकता है, 10 to 15 LB तक लिफ्ट कर सकता है 1 टाइम में। लेकिन 10 to 15 LB से ज़्यादा लिफ्ट नहीं करेगा वो वेट को। ठीक हो गया। और लास्ट पे आ जाता है हमारे पास, जो लास्ट पॉइंट होता है वो आ जाता है इसका, हमारे पास कौन कौन से पॉइंट आ जाते हैं। सबसे पहले आ जाता है रोम इंक्रीज करना, सेकंड आ जाता है मसल की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना, उसमें हमारी स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस आ जाते हैं, वो मैंने आपको बता दी कि कितनी वेट लिफ्टिंग करवानी है और एंड्योरेंस कितना करनी है। लास्ट पे आ जाता है उसका रिटर्न टू फंक्शन, या फिर उसका जो फंक्शनल यूज़ है वो, कि अब उसने अपने जो डेली एडियल्स हैं, एक्टिविटीज़ ऑफ द डेली लाइफ है, वो करनी है। तो अब उसके हम सिंपल जो उसका फंक्शनल यूज़ है अपर एक्सट्रीमिटी का, वो करवाना शुरू हो जाएंगे। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास था टोटल एल्बो आर्थोप्लास्टी। टोटल एल्बो आर्थोप्लास्टी में हमने क्या डिस्कस किया, सबसे पहले हमने उसकी इंडिकेशन डिस्कस की, फिर उसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशन डिस्कस की, देन हमने देखा कि उसका ऑपरेटिव प्रोसीजर हम किस तरीके से करते हैं, उसमें कौन सा इम्प्लांट और डिज़ाइन और मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, फिर हमने देखी उसकी मैनेजमेंट। सो डेट्स ऑल। अगर इसमें कोई भी क्वेरी है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर देना। थैंक यू सो मच।